Hello, welcome to Physics Recipes. So, it is our second lecture of classical mechanics. We are covering the topic in this lecture motion in plane. So, before going to that, uh, I will share one thought with you. Thought is like it is related to the power of mind. हमारा दिमाग जो भी सोचता है वो करने की क्षमता रखता है. बहुत विद्वान लोगों ने कहा है कि आपका दिमाग वो सोच ही नहीं सकता जो किया नहीं जा सकता. दैट मीन्स वॉट एवर यू कैन थिंक दैट यू आर एबल टू डू और यू शुड डू, if you believe in yourself you are definitely going to achieve it. So that is the power of your mind. Okay, so let us start today's recipe. Okay, so in the last lecture हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बेसिक डेफिनेशंस हमने पढ़ लिए थे और काइनेमेटिक इक्वेशंस पढ़ लिए थे वन डायमेंशन के लिए. ओके, तो मोशन इन अ प्लेन क्या होता है कि जब हम किसी पार्टिकल का मूवमेंट दो डायमेंशंस में, दैट मीन्स किसी कर्व्ड पाथ के अलोंग अगर डिस्क्राइब करते हैं तो वो मोशन इन अ प्लेन हो जाता है. सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक पार्टिकल है और वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है लाइक स्ट्रेट लाइन, सो इट इज अ वन डायमेंशनल मोशन. ओके, सो ये अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि देखिए ये मोशन, ये जो पार्टिकल है वो मोशन कैसे कर रहा है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. तो इसे कहते हैं हम वन डायमेंशनल मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है इसे. Motion along a line. Okay, so that is a one dimension. Now, if the particle is traveling along a curved path like this, अगर ये किसी कर्व पाथ के अलोंग मूव कर रहा है तो अब इस पार्टिकल का मोशन हमें डिस्क्राइब करने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है लाइक दिस. सो वी टेक जनरली x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल. सो ये जो एग्जाम्पल है वो टू डायमेंशनल मोशन का है, मोशन इन अ प्लेन. अब ये जो प्लेन पार्टिकल के मोशन के लिए जो हम प्लेन डिस्क्रिप्शन के लिए जो प्लेन ले रहे हैं उसे हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन. ओके, इस मोशन के एग्जाम्पल्स है सर्कुलर मोशन, अगर पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है like this, then we call it as two dimensional motion. ओके, और अगर हम थर्ड कोऑर्डिनेट भी ले लेते हैं पार्टिकल के डिस्क्रिप्शन के लिए, मान लीजिए कि अगर हम थ्री डायमेंशन ले लेते हैं एक्स वाई एंड जेड, देन और पार्टिकल का मोशन हम स्टडी करते हैं इस थ्री थ्री डायमेंशंस में, तो उसे कहते हैं हम, ये जो मोशन है जो पार्टिकल किसी, और हम डिस्क्राइब कर रहे हैं पार्टिकल का मोशन इन स्पेस, तो उसे हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन. ओके, सो द डेफिनेशंस ऑफ displacement, velocity and acceleration will remain the same. ओके, तो जैसे अब हम मोशन इन अ प्लेन पर फोकस करते हैं, तो मान लीजिए अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट को हमें, जैसे अब मोशन इन अ प्लेन ले रहे हैं तो दो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो लेट्स से कि इस डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं जो आई से डिनोट कर रहे हैं, और अलोंग वाई लेट्स से इट्स जी.
तो अगर अभी हमें डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना है, लेट्स से we are taking r, that is a displacement, and we are taking some like x I plus y g, means let's say it's dr. We are taking infinitesimal displacement, so we take in two coordinates, like in a plane. We denote the displacement by this. Okay, this is the x coordinate of displacement and this is the y coordinate of displacement. All right, similarly, if we want to find the velocity, as per definition we know it is dr by dt. Okay, so how do we write that? D x dxi by dt plus dy by dt, और ये उसके यूनिट वेक्टर्स। ऑलराइट, अब dx by dt क्या होता है, हम इसे x डॉट आई, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं तो ये कोऑर्डिनेट के ऊपर डॉट से डिनोट करते हैं, सो इट इज अ टाइम डेरिवेटिव ऑफ x, सो y डॉट g। और इसको और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक वी एक्स आई प्लस वी वाई जी, that is Vx is the x component of the velocity and Vy is the y component of velocity. Okay, so the acceleration's definition will again remain the same, like dv by dt. Okay, so we write it as Vx dot I plus Vy dot g। और हमें पता है कि ये जैसे कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर हमें किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, लेट्स से मैं एक्सेलरेशन का यहाँ फाइंड कर रही हूँ, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? जो भी ये है एक्स कोऑर्डिनेट, उसका स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, दैट इज आवर मैग्नीट्यूड। ओके, सो ये हम प्लेन में करेंगे, और अगर थर्ड डायमेंशन जैसे स्पेस में हो मोशन, तो यहाँ पे एक और हम ले लेते हैं k वेक्टर, and the definition remains the same, like here we add dz k and similarly here vz k, and यहाँ पर भी एक कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, इट इज लाइक दैट। ओके, ऑलराइट, नाउ we take sometimes since we want to describe the system, describe the motion of particle, we take the coordinate system. So अभी हमने जो कंसेप्ट स्टडी किया वो हमने स्टडी किया विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन सिस्टम। तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, और हर ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हमें कई कई सिचुएशन में, जैसे कार्टेशियन सिस्टम ना यूज करके अगर हम कोई और, जैसे स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो हमारे कैलकुलेशंस में हमें इजी हो जाता है कैलकुलेशंस करना, अगर हम वो कोऑर्डिनेट सिस्टम, पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें अगर, तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम गिवन। ओके, तो हम शॉर्ट में डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स समझ लेते हैं। ओके, सो let me first simply I will be taking some notations. So for coordinates I am using q1, q2, q3. Then unit vectors, these are coordinates. Unit vectors I am denoting with e1,
E2 एंड E3। ओके, यहाँ पर अभी मैं थ्री डायमेंशन में जनरल बता रही हूँ आपको, और स्केल फैक्टर्स। H1, H2, H3। ओके, अगर कार्टेशियन, अब जैसे हमारी अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जनरली लेते हैं। फर्स्ट इज कार्टेशियन, स्पेरिकल पोलर, एंड सिलेंड्रिकल सिस्टम। ओके, तो इनमें जो हम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, लेट्स से Q1, Q2 एंड Q3। तो कार्टेशियन सिस्टम में हम डिनोट करते हैं कोऑर्डिनेट्स को x, y, z, जैसे कि मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया। स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम लेते हैं r, थीटा एंड phi, and in cylindrical we take r, phi and z। अब जैसे कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, अगर कार्टेशियन सिस्टम है तो हम इस तरह से लेते हैं x, y and z। दिस इज कार्टेशियन सिस्टम। ओके, अगर हमें पार्टिकल का मोशन स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में शो करना है, तो लेट्स से दीज आर थ्री एक्सिस, x, y and z। Here is a point P, if I want to show this point P in terms of r, theta and phi, that means a spherical polar coordinates, so we denote like ये हमारा ओरिजिन है, और ओरिजिन टू द पॉइंट डिस्टेंस जो होता है हम वो r से डिनोट करते हैं। ओके, एंड इन एक्स वाई प्लेन इस पॉइंट का जो प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में होगा ये, और जो ये एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, इसे हम डिनोट करते हैं फाई से। दिस इज ओरिजिन, सॉरी फॉर दैट। एंड जो एंगल पॉइंट मीन्स दिस वेक्टर आर कैप, एंड जेड जो एंगल बन रहा है उसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। और यही सिमिलर सिचुएशन अगर मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ड्रॉ करूं, तो मान लीजिए कि ये सिलेंड्रिकल काइंड ऑफ सिलेंडर है, और अगर ये सेम हम एक्सिस ले लेते हैं, दिस इज एक्स, वाई एंड जेड। सो if say, let's say we are denoting this point, the particle is the position of the particle is here, so we similarly take the projection in xy plane। so जो ये डिस्टेंस है ये वाला, इसे हम डिनोट करते हैं r से, r, right? and this angle this angle is theta, oh sorry phi, this angle is phi, and this distance from this point to this we denoted by z। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। ओके, दिस इज spherical polar and this is cylindrical। all right, ओके। और इनमें तीनों में जो स्केलिंग फैक्टर है,
Let me remove this. तो हमें यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर्स लेने हैं, लेट्स से h1, h2 एंड h3। तो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में होते हैं वो 1 1 1 होंगे। इस स्पेरिकल में h1 1, h2 r होता है, और ये r साइन थीटा, और यहाँ पर 1 r एंड 1। इनका यूज मैं अभी आपको बताती हूँ क्या होता है। अगर अभी आपको डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करनी है, डिस्प्लेसमेंट इन जनरल अगर आपको डिफाइन करनी है, लेट्स से वी आर टेकिंग द infinitesimal displacement that we denote by dl, that is equal to h1 dq1 e1 cap plus h2 dq2 e2 cap plus h3 dq3 e3 cap. And if you differentiate with dt, it will give you velocity as per the definition, and you can find the acceleration too. Okay, so now let's try to find these terms in some coordinate systems. Like, let's say we are working first with Cartesian coordinate system. Cartesian system. Okay, now so I want to find first displacement. So the element will be such that, आप यहाँ से देखिए, ये टेबल से ही आप फाइंड कर सकते हैं। सिंपली ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो अगर हमें dl1 फाइंड करना है कार्टेशियन सिस्टम के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, dxi प्लस dy j प्लस dz k। ओके, और वेलोसिटी क्या होगी, डेरिवेटिव ले लेंगे, dx बाई dt को x डॉट से डिनोट करेंगे, y डॉट j प्लस z डॉट k, दैट इज आवर वेलोसिटी। अभी अगर हमें काइनेटिक एनर्जी T, काइनेटिक एनर्जी वी नो इट इज 1/2 mv², राइट। तो अगर ये तो यहाँ पर हमें अगर फाइंड करनी है वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1/2 mv का स्क्वायर है, दैट मीन्स अंडर रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। ओके, एंड दैट इज ऑल इन अंडर रूट एंड इसका स्क्वायर। सो इफ वी फाइंड इट, विल गेट m x dot square plus y dot square plus z dot square. That is the kinetic energy. Now let's do that in spherical polar coordinate. Similarly, same definition and same table we'll use. So dl1 is equal to dr r cap plus r d theta theta cap plus r sine theta d phi phi cap. Now remember one thing, like in Cartesian system we take I, j, k as the unit vectors along x, y, z. लेकिन जब हम पोलर स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट लेते हैं तो हम आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप एज ए यूनिट वेक्टर अलोंग दीज डायरेक्शंस लेते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे वेलोसिटी अगर आप फाइंड कर लेंगे, तो वो सिंपली क्या हो जाएगी, आर डॉट
r cap plus r theta dot theta cap plus r sin theta phi dot phi cap, or kinetic energy 1 by 2 m r dot square plus r square theta dot square plus r square sin square theta phi dot square. ओके, सिमिलरली अगर आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट या सिलेंड्रिकल सिस्टम में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप लिखेंगे तो डी एल डी आर आर कैप आर डी फाई फाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। सिमिलरली वी और काइनेटिक एनर्जी आप फाइंड कर सकते हैं, लाइक इट विल बी आर डॉट आर कैप प्लस आर फाई कैप phi dot phi cap plus z dot z cap. So kinetic energy will be half m r dot square plus r square phi dot square plus z dot square. Now, in order to find the acceleration, I'm giving you a general formula for acceleration. It is equal to 1 upon m, sorry, for acceleration. Let's say here I'm giving you a formula. Acceleration. So if you want to find a component, let's say ith component, if you want to find the ith component of the acceleration, like जैसे यहाँ पर हमने देखा कि ये x कंपोनेंट है, r कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये थीटा कंपोनेंट है और ये फाई कंपोनेंट है इन स्पेरिकल में, और कार्टेशियन में एक्स वाई जेड कंपोनेंट हम कहते हैं। तो ये जनरल फॉर्मूला है आयत कंपोनेंट के लिए जो हम यूज करेंगे, 1 अपॉन m एच आई डी बाई डी टी डेल टी बाई डेल डी बाई डी टी del L by, oh sorry, del T del T by del QI dot minus del T by del QI. This is the formula. Now let's say if I want to find um, the rth component, I'm talking about the spherical coordinate system. Okay, I'm finding this component for spherical polar system. So I want to find the AR, means rth component of the acceleration. So how do I write? And m is the mass. Okay, mass of the particle. So let's say it is m. Now for r, if we see here, the scaling factor for r is it's 1. Okay, so hi means hr is 1 here. So d by dt del t by del r dot minus del t by del r. Okay, and if you do simple calculation from this equation, right,
this equation if you use and you find it, you will simply get r double dot, means double derivative of r with respect to t, minus r theta dot square minus r sine square theta and into phi dot square. It is the simple expression, just you have to do derivative and you can find this the rth component of acceleration. Now when you study this, I request you to find a theta component of acceleration for spherical polar coordinates. Okay, similarly a phi component for spherical polar coordinate. Okay, plus ar for cylindrical system, cylindrical system ar component, a phi and a z component. Okay, so that will be the practice for you, just you have to use this formula. Okay, so I hope you will do it. Okay, let's try to solve some numerical questions based on this topic. Okay, let me read a question. The particle starts from origin at t equal to 0 with a velocity 5 I. Okay, and it's move in xy plane under a constant acceleration 3I plus 2j meter per square. So here what we have to find is what is the y coordinate of the particle at the instant when its x coordinate is 84 meter. And the second question is what is the speed of particle at that instant. Okay. So now see what we are given is at t equal to 0 the initial velocity of the particle is given. Let's say we denote it by u. So it is given 5I and the motion is in two motion xy प्लेन में हो रहा है और एक्सेलरेशन हमें कांस्टेंट दिया गया है. ओके, तो एक्सेलरेशन पार्टिकल के ऊपर इतना ही रहेगा हमेशा. तो ये हमें एक्सेलरेशन दिया गया है. ओके, नाउ हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और हमें x भी दिया गया है. जब x 84 मीटर पर है तब y कितना है. ओके, दैट इज द क्वेश्चन. नाउ you remember we learned that when the particle is performing its motion under constant acceleration we can use the kinematic equations. All right, so by using that let's try to do this question. So we know r of t is equal to ut plus half a t square. Here a is the acceleration and u is the initial velocity. So put these values in this equation which is 5t I. Here we have to consider the these unit vectors. Okay, so 1 by 2 3I plus 2j into t square. Okay, so if I rearrange it, 5t plus 3 by 2 t square into I plus t square g, right? This will be the r of t, means position of a particle at a time t. Now see, this is the unit vector and the motion I is the unit vector along x and this is the unit vector along y. So now this will be the x component
x component of the position, all right, and y component of the position will be t square. So let's write it. The x component or x coordinate we can write it as 5t square plus 3 by 2. Oh, sorry, 5t plus 3 by 2 t square. All right. Okay, and y coordinate is y component or coordinate you can call, वो कितना है t square. Now in the question we are given the x component. जब x component 84 मीटर है उस टाइम पर हमें क्या फाइंड करना है, y coordinate. So we can write like this: 5t plus 3 by 2 t square is equal to 84. ये हम लिख सकते हैं. तो अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दें तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3.33t minus 56 is equal to 0. It is a simple, it's very simple to just you have to means multiply by 2 and divide it by 3. So you'll get that. So if you solve this equation, you know how to solve this. This is a quadratic equation. We know that it is like, if the equation is like ax square plus bx plus c इक्वल टू 0, तो इसका अगर हमें रूट फाइंड करना हो तो हम कैसे करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. ये फॉर्मूला लगाते हैं हम, राइट. तो अगर हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो अगर जैसे मैं लिख ही लूँ यहाँ पे 3.33 प्लस माइनस अंडर रूट 11.09 माइनस 4, ए यहाँ पर 1 है 1 और सी यहाँ पे -56 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1. तो अगर यहाँ हम फाइंड करेंगे ये वैल्यू, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे तो t इज इक्वल टू 6 और t इज इक्वल टू -9. अब टाइम है तो हम नेगेटिव उसे नहीं लेंगे, तो हम ये कंसिडर कर लेंगे कि टाइम इज इक्वल टू 6 है. ओके, सो दिस इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. ये दोनों रूट है बट क्योंकि t रिप्रेजेंट द टाइम तो हम उसे नेगेटिव नहीं लेंगे. तो हमने क्या बोला कि हमारा टाइम कितना आया है, 6 आया है. ओके, और उस अभी y कोऑर्डिनेट है क्या है हमारा, t स्क्वायर. तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 36. सो जब x कोऑर्डिनेट 84 है उस समय हमारा y कोऑर्डिनेट कितना है 36 मीटर. अब सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट. नाउ देखिए, लेट्स से दिस इज द इक्वेशन 1. नाउ वी नो दैट अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करना है v या स्पीड फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, dr बाय dt एज पर द डेफिनेशन. तो अगर हम इसे फाइंड कर लेंगे, अगर हम t से डिफ्रेंशिएट करें इसे तो ये आ जाएगा 5 3t i प्लस 2t j. ओके, और अगर हमें अब एट दैट इंस्टेंट मीन्स व्हाट इंस्टेंट, जब टाइम इक्वल टू 6 है. ओके, तो यहाँ पर अगर आप टाइम का वैल्यू 6 पुट कर देंगे तो 5 प्लस 18 23 i प्लस 12
जे। ओके, ये आ गई हमारी वेलोसिटी। पर हमें स्पीड फाइंड करनी है तो हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे, विच इज 23 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, विच इज इक्वल, अगर आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो 26 मीटर पर सेकेंड। ये आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ओके, ऑल राइट, लेट्स ट्राई टू डू द सेकेंड क्वेश्चन। A particle moves in two dimension on an ellipse। ये एलिप्स का इक्वेशन दिया गया है हमें यहाँ पे। इस एलिप्स पर पार्टिकल मूव हो रहा है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, इट इज एट अ पॉइंट x, y इक्वल टू 2, 1। मतलब x और y कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं किसी एक इंस्टेंट पे, and the x component of the velocity is 6, then find the y component of velocity। And also note that this question is being asked in CSIR net in June 2015। Okay, so let's see how to solve this equation। So हमें जो पार्टिकल एलिप्स पर मूव हो रहा है उसके लिए हमें इक्वेशन दी गई है एलिप्स की, इक्वल टू 8। फाइन, अब हमें वेलोसिटी, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी दिया गया है और एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं। तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर दें इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आएगा dx/dt प्लस 4 × 2 8 y dy/dt, and 8 is a constant, so its derivative will be 0। Now see, what equation we got is 2x, dx/dt को हम क्या लिख सकते हैं, vx, और इसे अगर हम राइट हैंड साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा -8y vy। राइट, हमें x भी गिवन है, vx भी गिवन है, y भी गिवन है और vy हमें फाइंड करना है। ओके, सो इफ वी रीअरेंज इट, vy कितना आ जाएगा, -2x/8y into vx। नाउ सिंस वी आर गिवन, हमें क्या क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 2 दिया है, y इज इक्वल टू 1 दिया है और vx इज इक्वल टू 6 दिया है, और हमें vy फाइंड करना है। राइट, तो हम इस इक्वेशन में अगर ये सारी वैल्यूज पुट कर लें, -2 × 2/8 × 1, vx कितना है, ×6, तो हमें ये y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिल जाएगा -3। इतना सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 3.5 मार्क्स के लिए CSIR नेट में पूछा गया था। ओके ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। लेट मी रीड इट। A particle moves on xy plane along a parabolic path with a path of y is equal to 2x square with a constant speed 2 meter per second। Calculate the acceleration of particle at the coordinates 0, 0। Now हमें गिवन क्या है, एक पैराबोलिक पाथ y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ओके, कांस्टेंट स्पीड दी गई है, कांस्टेंट स्पीड दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वो हमें कितनी दी गई है, 2 मीटर पर सेकेंड, and we have to find the acceleration at these coordinates। तो यहाँ पे मोशन इन अ प्लेन हो रहा है, एक्स वाई प्लेन, और हमें ये दो चीज़ें दी गई हैं और एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। ओके, सो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन
अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एक्स डबल डॉट आई प्लस वाई डबल डॉट जे, ओके, दैट विल बी आवर डेफिनेशन। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड एक्स डबल डॉट as well as y double dot using this much given information, okay? So let's see how do we do. अब हमें ये इक्वेशन दिया गया है y इक्वल टू 2x स्क्वायर, राइट? सो लेट्स डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन। y डॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4x x डॉट। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन, डिनोट एज इक्वेशन 1, and again differentiate this equation with respect to t। तो यहाँ पर हमें क्या प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, x और x डॉट दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड x डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x डॉट स्क्वायर, ओके, call this equation 2। Now we are given the speed of the particle is 2 मीटर पर सेकेंड। सो अगर हमें स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है, हम कैसे लिख सकते हैं स्पीड के मैग्नीट्यूड को, सॉरी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स स्पीड को x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम ये इक्वेशन फॉलो करते हैं तो एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड हमें दिया गया है, ऑलराइट? सो लेट्स स्क्वायर दिस एंड कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 3, फाइन, एंड डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 2x डॉट x डबल डॉट प्लस 2y डॉट y double dot is equal to 0 and denote it as equation 4। Now हमें x और y coordinates भी दिए गए हैं, that means x is equal to 0 and y is equal to 0, ये coordinates, okay? Now अगर हम ये equation 1 में put कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x और y 0, तो हमें मिलेगा y डॉट इक्वल टू 0, ऑलराइट? नाउ पुट y डॉट इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। नाउ इक्वेशन 3 में अगर आप y डॉट 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 4, विच इम्प्लाइज x dot is equal to plus minus 2, fine। Now put that this x dot is equal to plus minus 2 in equation 2। अगर हम इस इक्वेशन में x डॉट का ये वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमें क्या y डबल डॉट की वैल्यू मिल जाएगी, y डबल डॉट इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू 0 है इंटू x डबल डॉट हमें पता नहीं है, प्लस x डॉट स्क्वायर मीन्स प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, राइट? 4 ये और 4 ये, 4 इंटू 4 16, ओके। नाउ पुट दिस y डबल डॉट इज इक्वल टू 16 इन, अभी इक्वेशन कौन सा बच गया है जो हमने यूज नहीं किया है, इक्वेशन 4। तो वहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी x डबल डॉट की। तो पुट करेंगे क्या है इक्वेशन 2,
इंटू एक्स डॉट कितना है, प्लस माइनस 2 इंटू एक्स डबल डॉट प्लस 2, वाई डॉट कितना है 0 इंटू 16 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ से एक्स डबल डॉट फाइंड करेंगे तो वो हमें 0 मिल जाएगा। ऑलराइट, नाउ हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना था। तो हमारे पास हमें दो वैल्यूज चाहिए थी, एक्स डॉट डबल डॉट और वाई डबल डॉट। तो हमें वाई डबल डॉट भी मिल गया और एक्स डबल डॉट भी मिल गया। आप पुट कर देंगे उस इक्वेशन में। तो एक्स डॉट है 0 i प्लस वाई डबल डॉट है 16 j। दैट मीन्स आपका एक्सेलरेशन जो आ गया पार्टिकल पर वो कितना है 16 j एट गिवन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। इस पॉइंट पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन इतना है। ओके, सो दैट वाज द क्वेश्चन टू third question. Now let's move to the another concept which is conservative force. Now इस टॉपिक पर भी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इन एग्जाम्स में। बहुत छोटा सा सिंपल टॉपिक है ये। तो लेट्स ट्राई टू सी व्हाट डू वी मीन बाय कंजर्वेटिव। ओके, so as per the definition, let me write a definition. If a work done of the force, if the work done of a force for force is independent of the path if the work done of a force is independent of the path followed by during that work, then force is called conservative force. Force is called conservative. Now, work done means what? Work done can be shown by force into displacement. So, if we take line integral f dot dl, if it is independent of path. Okay, so this condition can be mathematically represented by del cross f equal to 0. सो अगर ये कंडीशन फॉलो होती है डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0, ये डेल क्रॉस एफ क्या है? इट इज कॉल्ड कर्ल ऑफ फोर्स। कर्ल ऑफ फोर्स इज 0, then we call the force to be conservative. और अगर ये कर्ल ऑफ फोर्स इज 0 तो इस कंडीशन ये अगर सेटिस्फाइड होती है तो हम कहते हैं फोर्स इज irrotational. Force is irrotational. Now we know that जो फोर्स होता है, तो अगर हमें फोर्स गिवन है तो हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं ऑफ अ पार्टिकल। तो इन दोनों में कैसे रिलेशन होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी। Now, what does this potential energy means? It is a scalar representation of
force. Now, what does this mean? So let's say if a particle is moving under the potential, let me write it. If a particle is moving under a potential, अगर हम कह रहे हैं कि पार्टिकल मूविंग अंडर द पोटेंशियल, दैट इज we are saying that particle is moving under a conservative force, under a conservative force. Now since the conservative force जो है वो इक्वेशन फॉलो करेगा डेल क्रॉस एफ इक्वल टू ज़ीरो, तो ये कंडीशन कब फॉलो होती है? जब अगर हम एफ को डिनोट कर दें डेल डेल डॉट वी से, मीन्स अगर हम एक स्केलर ले लें f is equal to del, oh sorry, it is not del dot, it is the del v. ओके, सो ये कंडीशन तभी फॉलो होगी जब f इज इक्वल टू डेल v है, v इज स्केलर क्वांटिटी, f इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जो ये जो डेल v है दैट इज अ gradient of potential. Since we are calling v to be potential, so it will be called as a gradient of potential. तो जो ये कंडीशन ये कैसे आया कि f should be del v? So we know that the curl of gradient is always zero, क्योंकि ग्रेडियंट का कर्ल हमेशा जीरो होता है, इसीलिए हम f को as a gradient of some scalar quantity we can denote it. Okay, so and in physics we take f is equal to minus del v. It is just a sign convention that we follow in the physics in physics. Okay, so what does this negative sign means? This sign, negative sign, it means that the direction of the force is from higher potential energy region. I'm writing it as potential energy region to lower potential energy region. Okay, all right. So now let's say uh, now integral relation. If we want to write the integral relationship, this is if the potential is given, you can find the force. And now if you want to do it the reverse way, that means if the force is given and you are asked to find the potential, then you will use this integral form. So, integral relation between force and potential energy is V is equal to minus F dl. Okay, so these are the two key equations for this concept. So this is one equation, another is this one.
and this one. These are three important equation that you keep in mind, okay, for these questions. Okay, so examples of there are conservative forces in the nature that are if I give you some examples such like that, तो अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ये कंजर्वेटिव है, इट इज कंजर्वेटिव। और अगर ये इक्वेशन फॉलो नहीं होगी, अगर del cross f means curl of the force is not equal to zero, then we call it as non conservative force। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल भी होते हैं जो कि अ, अगर मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल दूं तो बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स, और ये कहाँ पे एक्ट होता है, जब अगर कोई पार्टिकल लिक्विड में हो तब ये बुएंसी फोर्स एक्ट होता है, तो ये नॉन कंजर्वेटिव होता है, ओके। और ग्रेविटेशनल फोर्स अंडर ग्रेविटी वो एक्ट करता है, ओके। So alright, so let's see the question based on this concept। एंड ये कंसेप्ट भी काफ़ी बार पूछा जाता है इन एग्जाम्स में। इट इज़ सिंपल, इनके क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं करने में। तो लेट्स सी हाउ डू वी डू। सो लेट मी रीड द क्वेश्चन। अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन एक्स वाई प्लेन सच दैट, ये हमें कंडीशन दी गई है कि x ऑफ t इक्वल टू y ऑफ t, x dot of t equal to y of t and y dot of t equal to x of t, okay। so ये condition is given। so we can the question में ही बोल रहे हैं we conclude that it is a conservative force field which can be derived by the potential, okay। अब ये कह रहा है कि ये conservative force field है, that means particle जिस फोर्स में मूव हो रहा है वो कंजर्वेटिव है, दैट मीन्स वो कौन सा इक्वेशन फॉलो कर रही है, डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो, ओके। सो इट इज, और हमें पूछा क्या गया है कि फाइंड दी पोटेंशियल। अब ये किस पोटेंशियल से ये फोर्स फील्ड डिराइव की जा सकती है वो हमें फाइंड करके देना है। और ये क्वेश्चन आया गया है CSIR नेट में जून 2015 में, ओके। सो और इसमें चार ऑप्शंस गिवन थे, मैंने ऑप्शंस यहाँ लिस्ट अप नहीं किए हैं। सो लेट्स सी हाउ टू ट्राई दिस क्वेश्चन। सो गिवन कंडीशन क्या है, एक्स डॉट इज इक्वल टू वाई, फर्स्ट कंडीशन, वाई डॉट इज इक्वल टू एक्स, ओके। और पार्टिकल का मास जो दिया है वो यूनिट मास बोला है, यूनिट मीन्स वन, ओके। सो यू कैन कंसिडर दैट एज वन। नाउ लेट्स डिफ्रेंशिएट, हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, ऑलराइट। तो पहले हमें फोर्स फाइंड करना होगा, हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें ये इक्वेशन यूज करनी होगी। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऑलराइट। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। So first we have to find the acceleration, then we'll find force, and then we will find the potential energy। So let's see how to do it। डिफ्रेंशिएट कर देंगे y डॉट, इसे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, डबल डॉट इज इक्वल टू एक्स डॉट, ओके। नाउ अगर आप ध्यान से देखें, x डबल डॉट इज इक्वल टू y डॉट एंड y डॉट इज इक्वल टू x, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को, ये दो इक्वेशन अगर हम कंसिडर करें तो हम क्या लिख सकते हैं, x डबल डॉट इज इक्वल टू x, ओके। एंड सिमिलरली ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या लिख लेंगे, y डॉट इज इक्वल टू y। सो नाउ
we know that acceleration का मैग्नीट्यूड, ओके। सो लेट्स सी, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक्स डबल डॉट स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन, और इनकी वैल्यूज ये हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाइन, तो यहाँ तक ठीक है। अब नाउ वी नो दैट पोटेंशियल V इज इक्वल टू माइनस फोर्स। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। तो ये रहा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, x डबल डॉट लिखेंगे, लेकिन x डबल डॉट की वैल्यू x ही है, प्लस वाई जी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इफ वी डिनोट डिस्प्लेसमेंट, let's say dl is equal to dxi plus dyj. Now if we put in this equation f dot dl, so what do we get here, minus m, a को क्या लिखेंगे, xi plus yj डॉट प्रोडक्ट dl, तो ये है डी एक्स आई प्लस डी वाई जी। सो डॉट प्रोडक्ट आप जानते ही हैं कैसे करते हैं, माइनस एम, एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन करना मुश्किल नहीं है, माइनस एम कैसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 plus some constant. So this is the potential for which these equations are governing the conservative force field. All right. So ये simple question था, but ये CSIR नेट में आया हुआ है। Now let's see the last question of this lecture. हमें 4 फोर्सेस दिए गए हैं और पूछ रहा है कि कौन से फोर्सेस कंजर्वेटिव है और कौन से नहीं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया गया है, जो गेट की एग्जाम है वो 2015 में ये क्वेश्चन दिया गया था। ऑलराइट, तो अभी ये हमें पूछ रहा है कि ये फोर्सेस कंजर्वेटिव है या नहीं। तो इनका सॉल्यूशन कैसे होगा, सिंपल है, हमें क्या चेक करना है, डेल क्रॉस एफ। अगर ये 0 आ गया दैट मीन्स कंजर्वेटिव है, और अगर नहीं आया तो नॉन कंजर्वेटिव है, ओके। तो ऑप्शंस में इसमें क्या दिया गया था, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी डिनोट कर रहे हैं ये फोर्सेस, तो बताया गया था कि कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस दिए गए थे कि दिस इज कंजर्वेटिव, लेट्स से ए इज कंजर्वेटिव, ए एंड बी आर कंजर्वेटिव एंड सी एंड डी आर नॉट कंजर्वेटिव। ऐसे इनके 4 कॉम्बिनेशंस बनाकर दिए गए थे, जिसमें एक ऑप्शन करेक्ट था। तो लेट्स सी how do we do. Now the first one is, फोर्स क्या दिया गया है फर्स्ट वन में, k इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आर क्या। नाउ अगर हम इसे स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कंसीडर करेंगे, तो हम अगर कर्ल लिखना चाहेंगे डेल क्रॉस एफ का, क्योंकि यहाँ पर आर कैप है, ओके, और ये जो एक्स कैप है वाई कैप है, ये डिनोट क्या कर रहा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और आर कैप
फाई कैप, थीटा कैप अगर ये आते हैं तो ये स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स समझ के सॉल्व करेंगे। अगर जेड कैप होता, फाई कैप और जेड कैप या आर कैप और जेड कैप का कॉम्बिनेशन होता तो हम सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में उसे सॉल्व करते। ओके, सो अगर मुझे मान लीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अगर ये लिखना हो, जैसे अगर मुझे बी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो पहले, तो अगर हमें डेल क्रॉस, ओके, अगर मान लीजिए मैं एक जनरल एग्जांपल ले लेती हूँ कि अगर एक वेक्टर ए दिया गया है विच इज से एक्स कैप आई वाई कैप जे प्लस जेड कैप के है, और अगर मुझे डेल क्रॉस ए फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूँगी? पहले हम यूनिट वेक्टर्स लिख लेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। ये डेल का मतलब डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, और फिर जो ए के कंपोनेंट्स हैं वो लिख लेंगे जैसे एक्स वाई और जेड। ओके, तो ये हो जाएगा, इस तरह से हम लिखते हैं अगर हमें कर्ल फाइंड करना हो तो सिमिलरली अब हमें स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, तो उसमें यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? आर, थीटा और फाई। बट अब यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर्स भी हमें मल्टीप्लाई करने होंगे, राइट? तो इफ़ यू रिमेंबर, आर कैप के लिए स्केलिंग फैक्टर 1 था, तो यहाँ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा। थीटा के लिए आर था और फाई के लिए आर साइन थीटा वॉज अ स्केलिंग फैक्टर। बाकी सेम ही रहेगा, डेल बाय डेल आर, डेल बाय डेल थीटा, डेल बाय डेल फाई, और आर कंपोनेंट हमें गिवन है k इंटू ई पावर माइनस आर स्क्वेयर अपॉन कैपिटल आर स्क्वेयर, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो। ओके, अब ये सिंपली हमें जस्ट सॉल्व करना है। तो आप जानते ही होंगे कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है, आर कैप दिस इंटू दिस, सो ये आ जाएगा ज़ीरो माइनस आर थीटा कैप, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो डेल बाय डेल आर ज़ीरो और डेल बाय डेल फाई ये भी ज़ीरो। ओके, एंड द लास्ट वन इज आर साइन थीटा, ये वाला रो, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो डेल बाय डेल आर जो कि ज़ीरो है माइनस डेल बाय डेल थीटा, ये भी ज़ीरो है। तो हमें टोटल क्या मिल गया? ज़ीरो, दैट मीन्स इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स। ऑलराइट, ऐसे ही ये सिंपल है। सिमिलरली अगर हम क्वेश्चन 2 मतलब बी देखें तो ये कैसे सॉल्व करेंगे हम? डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर्स 1 1 होते हैं सारे, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, और ये क्या दिया गया है हमें? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मल्टीप्लाइड बाय के। ऑलराइट, तो x कंपोनेंट ज़ीरो है, यहाँ पे के एक्स क्यूब है और माइनस के वाई क्यूब है। तो इससे आप सिंपली अब सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं फाइनल आंसर बता देती हूँ इसका, ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा, सो इट इज़ नॉन कंजर्वेटिव। ओके, सो सिमिलरली अगर आप सी और डी ट्राई कर, ये आपको ट्राई करना है एज अ प्रैक्टिस। ओके, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है दैट आई विल बी डिनोटिंग बाय सी। फर्स्ट तो मैंने सॉल्व करके दिखाया है, तो ये कंजर्वेटिव है। सेकंड जो है वो कंजर्वेटिव नहीं आएगा।
Okay, so B will not be conservative. So this is non-conservative. Third one is, you will try, it will come out to be conservative. Okay, and the fourth one will not be conservative. So ये सिंपल क्वेश्चन था बट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो. और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हम भी लर्निंग प्रोसेस में ही हैं, तो अगर आपको कोई भी सजेशंस हमें देने हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं. और हम जल्द ही आपके साथ वेबसाइट और हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करेंगे. सो अगर आपको कंटेंट यूज़फुल लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. और आपके जितने भी दोस्त हैं जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो उनके लिए ये हेल्प बेनिफिशियल होगा वीडियो या हमारा चैनल, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करें. थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.